हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग 27 अप्रैल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ में एक मैप को मध्य प्रदेश के एक लोकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, तो अन अकेडमी पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अन अकेडमी, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलकर आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, अन अकेडमी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो पीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, व्यापम हो, एनीथिंग एनीथिंग, तो आप घर बैठे ही जो लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पे, जहाँ पर आपके डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं बाय मेनी मेनी एजुकेटर्स। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप लोगों के लिए रहेंगे, जहाँ पर आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई क्लास आपकी मिस हो गई है जो आप शायद नहीं समझ पाए हो, तो वो सारी चीज़ें आप अलग अलग क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों का एक बहुत अच्छा और सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हो जाए, इसकी वजह से इसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च की जाती है अन अकेडमी के द्वारा, जहाँ पर आपको बस एनरोल करना है और आप पूरा जो प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट है वो देख सकते हैं। प्रीलिम्स एंड मेंस का मॉक टेस्ट यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब ये जो टेस्ट पेपर्स हैं, एक और खास बात यह है कि इनका जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है टॉपर्स के द्वारा। जो भी एमपीपीएससी के पिछले टॉपर्स रहे हैं वो पूरा आपके पेपर को इवैल्यूएट करेंगे और आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से आपको और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपका जो लक्ष्य है, आप जिस दिशा में जा रहे हो, वो और थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, एक क्लियर विजन हो जाता है आपको कि कहाँ कहाँ पर आपको कैसे मेहनत करनी है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। ठीक है, सो अन अकेडमी पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक लाइव एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को एमपीपीएससी के अंदर जीएस पेपर 3 और 4 के लिए क्लासेस कंडक्ट करवाती हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर प्लस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे सारे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अब प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो कि यहाँ पर उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसकी वैल्यू रहती है 7,000 रुपए, तो इसमें डिस्काउंट फैसिलिटी आपको मिल सकता है अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो। upadhyay.priyanka9 ये मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, इसको यूज करने से इंस्टेंट जो 10% का डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप अपने सारे जो लेक्चर्स हैं, जितने भी एडुकेटर्स हैं अकेडमी पे, आप सभी के लेसन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ में यूट्यूब में मैं आप लोगों के लिए डेली 8 बजे करंट अफेयर्स का एक लेसन लेकर आती हूँ, जहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन या जो आपका एग्जाम है उसमें पूछा जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैप है, मध्य प्रदेश का जो मैप है, उसका कोई भी एक रैंडम लोकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके पहले, मतलब एक दिन पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिस्टमैटिक ये एक सीरीज आप लोगों के लिए चालू की गई है यूट्यूब के माध्यम से, जहां पर मैं प्रियंका उपाध्याय आप लोगों को करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिएगा। आज का जो सेशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि 27 अप्रैल है आज, और आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वीकली सेशन हमारा कल हो चुका है तो उसका भी वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो उस रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, वीकली अफेयर्स में ही मैंने पूरा पोर्शन कवर किया हुआ है और मैप्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर एमपी लोकेशन की एक डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि जीवन शक्ति योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। जीवन शक्ति योजना है ना, ये जो योजना है ये कौन से राज्य की एक पहल है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जहां पर हमारा जीवन शक्ति योजना अभी चालू की गई है। ठीक है, तो जो हमारे मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने इसको अभी लॉन्च किया है जीवन शक्ति योजना को, जहां पर जितनी भी महिलाएं हमारे शहरी इलाके में रहती हैं या अर्बन एरियाज में रहती हैं, उनको मास्क बनाने का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जो कॉटन मास्क होता है, सूती के जो मास्क बनते हैं, वो यहाँ पर वो अपने घरों में बना सकती हैं, जो कि गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी 11 रुपए के लागत पे। एक मास्क की जो कीमत है वो रहेगी 11 रुपए। तो इस तरीके से, क्योंकि कोविड में अभी कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं हो पा रही है, कोई भी बिजनेस ऑफिस या कुछ भी रन नहीं हो पा रहा है, सब कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है,
तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका जो पैसे का स्रोत है वो एक जनरेट हो पाए, इस वजह से ये जो पहल है वो ली गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि उनका जो रेवेन्यू है ना, पैसे कमाने का जो स्रोत है वो भी चलता रहेगा। और अभी जो हमें कोविड के दौरान ज्यादा से ज्यादा मास्क की जरूरत है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उन्होंने कुछ महिलाओं से जो है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर इसको लॉन्च किया हुआ था, मतलब इस स्कीम को यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया हुआ था। और उन्हें ये बोला था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर वो अपना मास्क या मास्क का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एंटर होना चाहती हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट भी उनके लिए जनरेट हो जाएगी और मेडिकल फील्ड में भी एक जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो महिलाएं इंटरेस्टेड रहेंगी ये मास्क बनाने के लिए, तो उनको ये नंबर पे कॉल करना रहेगा जो कि एक कॉल सेंटर नंबर है। अपने आप को वहां पर रजिस्टर करवाना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको पूरा ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा मास्क बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया जाएगा वहां पर एक टाइम पे उनको 200 मास्क जो है वो बनाने रहेंगे। ठीक, अब ये जो मास्क रहेंगे ये बनेंगे सूती कपड़े से। ठीक है, पूरा जो कॉटन क्लॉथ होता है उससे ये बनाया जाएगा। और एक बार ये मास्क बनने के बाद में ये जो नोडल ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा, उनको हैंड ओवर किया जाएगा। और फिर जितना भी उनका पैसा बनता है, जितना भी उन्होंने मास्क बनाए हैं उसके पैसे अकॉर्डिंगली उनके अकाउंट में वहां पर उसी दिन या फिर अगले दिन जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। स्टेट एनिमल है यानी कि राजकीय पशु है बारहसिंघा। राज्य फूल है पलाश। ठीक है, राज्य वृक्ष है बरगद। राज्य पक्षी है शाह बुलबुल यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राज्य फल है आम। जो नेशनल पार्क्स यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट है वो है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं हमारे स्टेट के। जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह जी चौहान। जो राज्यपाल है उनका नाम है लालजी टंडन। और जो पॉपुलेशन है 2012 के स्टैटिस्टिक्स सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 7.33 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new Central Vigilance Commissioner? जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ये एंटी करप्शन यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार ना फैले, भ्रष्टाचार का कोई भी एलिमेंट ना हो सोसाइटी में, उसका जो ध्यान है वो रखना होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। तो यहाँ पर अभी किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी जी जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो इनकी जो शपथ है वो यहाँ पर करवाई गई थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, वो लोग भी इस ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट थे जहाँ पर संजय कोठारी जी ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के फॉर्म में यहाँ पर जो है वो शपथ ली है। अब इनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 1978 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं हरियाणा कैडर के, जिनका रिटायरमेंट अभी हुआ था 2016 में एज ए सेक्रेटरी, जहां पर वो भाग थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो हमारा अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उनके सचिव के रूप में जो है 2016 में वो सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, 2016 में ही नवंबर 2016 में उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ था एज द चीफ ऑफ गवर्नमेंट्स हेड हंटर। ठीक है, जो PESB है ना, जो प्रमुख लोक उद्यम चयन बोर्ड है वहां के प्रमुख यहाँ पर उनको नियुक्त जो है वो किया गया था नवंबर 2016 में। ठीक है, सो कोठारी जी इन 2017 वाज नेम्ड एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो कोठारी जी हैं उनको 2017 में राष्ट्रपति जी जो है रामनाथ कोविंद जी उनके सचिव के रूप में भी यहाँ पर उनको नामित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो कमिश्नर होता है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होता है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं उनका द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जहां पर जो आपकी सिफारिश है या जो रिकमेंडेशन है वो दी जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इनके जितने भी आपके होम मिनिस्टर्स हैं या जो लीडर रहता है ऑपोजिशन का लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं इनके सदस्य होते हैं और उनके रिकमेंडेशन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया जाता है कमिश्नर का। ठीक है, किसी भी चीफ विजिलेंस कमिश्नर का जो टेन्योर होगा, काम करने का जो कार्यकाल होगा वो होगा 4 साल।
या तो 4 साल या फिर जब वो 65 साल के नहीं हो जाते, जो भी आपका अर्लीस्ट है वहां तक उनका जो टेन्योर है वो रहेगा। ठीक है, सो कोठारी जी का जो टेन्योर है जब तक उनका कार्यकाल है वो रहेगा आपका जून, अगले साल जून तक वो यहाँ पर एज ए कमिश्नर यहाँ पर रहेंगे। तो ही इज मिस्टर संजय कोठारी हु इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नाउ। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था का यह मुख्यालय है, और सॉरी इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये हमारा एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के इंटरफेरेंस से ये नहीं रुकती है या इनके डिसीजंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। ये जितने भी हमारे एंटी करप्शन इंस्टेंसेस हैं या जो केसेस हैं उस पर ये पूरा वर्क करके अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 रिच फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट्स विषय के साथ मनाया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो थीम की हम लोग बात करेंगे, है ना, जो थीम की बात होगी उस वो थीम क्या थी, जो विषय था वो था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो 26 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, आईपीआर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पर 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नाउ क्या होता है आईपीआर, जैसे हम लोग पेटेंट्स की बात करते हैं, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, कॉपीराइट है ना, ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई किताब या कोई आर्टिकल लिखा है और मैं चाहती हूँ कि वो कंटेंट में सिर्फ मेरा ही हक रहे, मैं ही उसको अपना नाम दे पाऊँ, तो उसको मैं कॉपीराइट करा सकती हूँ। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मेरे मटेरियल को चोरी करता है या मेरे मटेरियल को हूबहू या उसके कुछ शब्दों को, कुछ उसके सेंटेंसेस को कॉपी डाउन करता है एज इट इज, तो मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ। तो ऐसे ही कुछ डिजाइन्स, कुछ लिटरेचर्स, कुछ लेख, कुछ पोएम्स, कुछ सिंबल से रिलेटेड आपके पास में या कोई भी व्यक्ति के पास में हक रहता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं आईपीआर के थ्रू। ठीक है, तो इसी की अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए ये जो एक दिन है 26 ऑफ अप्रैल, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो थीम था 2020 का वो क्या था, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, ये इसका थीम था। अब यहाँ पर अगर बात करें कि 26 अप्रैल ही क्यों मनाया जाता है, तो ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो अग्रीमेंट हुआ था, है ना, जो अग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, WIPO का जो बनने का, इस्टेब्लिशमेंट का जो अग्रीमेंट हुआ था, वो इसी दिन 26 अप्रैल 1970 में यहाँ पर हुआ था, एंड दैट इज वाई 26 अप्रैल इज डिसाइडेड एज द वर्ल्ड आईपीआर डे। ठीक, सो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 26। अब WIPO के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ग्लोबल फोरम है जो कि सारी सर्विसेज, सारी पॉलिसी, सारी इंफॉर्मेशन और सारे जो मैंडेट है वो प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू आईपीआर। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र का एक ये विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड, जिनीवा स्विट्जरलैंड। टोटल जितने सदस्य हैं देश के, जितने मेंबर स्टेट्स हैं, दैट इज 193, एंड जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, तो ये हमारा WIPO से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अनअकैडमी, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है कि आईपीआर क्या होते हैं, कॉपीराइट्स की क्या राइट होते हैं, मतलब आपका पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, अलग अलग क्या लिबर्टी दी जा सकती है ओनर के द्वारा, ये सारी चीजें हमने अपने प्लस क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल उसको देखिएगा, बहुत क्लियर और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है उसके लिए। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में खबरों में देखा गया वाइटल क्या है, ये जो वाइटल फुल फॉर्म, सॉरी एक जो एब्रिविएशन लिखा है यहाँ पर वो क्या है, क्या ये कछुए की एक प्रजाति है, या एक वेंटिलेटर है, एक टीका यानी कि वैक्सीन है, या फिर चावल की एक किस्म है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वेंटिलेटर। ठीक है, ये एक वेंटिलेटर है जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है वो कोविड से,
या फिर उसको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं या बहुत ही बेसिक लेवल पे उसका जो इन्फेक्शन है वो है, तो उनको इस वेंटिलेटर्स के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारे जो जनरलाइज्ड या जो हमारे यूजुअल वेंटिलेटर्स यूज किए जाते हैं वो यूज किए जा सकते हैं उन सारे लोगों के लिए जो कि क्रिटिकल स्टेज पे हैं कोविड के। ठीक है, तो नासा इंजीनियर्स ने यहाँ पर ये एक वेंटिलेटर डेवलप किया है। ठीक है, एक नया तरीके का वेंटिलेटर डेवलप किया है जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है वाइटल, मतलब वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ठीक है, तो ये उन सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए है जिनका सिम्टम्स मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही है, और इस वेंटिलेटर के थ्रू उनको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वेंटिलेटर्स होंगे, मतलब अभी तक जो हमारे जो एक स्टैंडर्डाइज्ड वेंटिलेटर्स यूज होते हैं उनको यूज किया जाएगा सिवियर केसेस या सिवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि बहुत जल्दी ये डिजाइन हो जाता है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है इसको डिजाइन होने में। ठीक है, तो अभी क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है नासा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सालों ना लगे इस वेंटिलेटर के अप्रूवल को आने में या फिर बहुत कम समय में हम लोग इसकी सप्लाई कर पाए, तो यहाँ पर नासा ने एक एफडीए अप्रूवल जो है वो सीख कर रहे हैं इस डिवाइस को इमरजेंसी यूज में यूज करने के लिए, जहां पर एक अप्रूवल उन लोगों को तुरंत मिल जाएगा, जहां पर उसको क्राइसिस सिचुएशन या कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पर इस वेंटिलेटर को यूज किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये बनाया गया है नासा साइंटिस्ट या नासा पीपल के द्वारा। ना नासा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1958 में। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है ड्वाइट डी एसेनहार। जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स है इसका वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और जो प्रबंधक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है जिम ब्रिंडस्टाइन। ठीक है, तो ये आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू नासा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में धन्वंतरी योजना शुरू की गई है? धन्वंतरी योजना यहाँ पर अभी कहाँ चालू की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर असम? तो ये चालू की गई है अभी असम में। ठीक है, धन्वंतरी जो स्कीम है वो क्या है? यहाँ पर बेसिकली जितनी भी मेडिसिन यानी कि जो आपकी दवाएं हैं वो अवेलेबल जो लोकली नहीं है, लोकल लेवल पे जो अवेलेबल नहीं हो पा रही है उनको डिलीवर किया जाएगा पेशेंट के घर तक। ठीक है, तो 200 रुपए तक का अगर कोई कॉस्टिंग है किसी मेडिसिन का तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा यहाँ पर असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को चाहिए या किसी भी व्यक्ति को चाहिए और जहां पर वो रहते हैं उसके 10 किलोमीटर की दूरी तक या डिस्टेंस तक अगर कोई भी वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट वो मेडिसिन उनके घर तक पहुंचाएगी या उनको घर पहुंच सेवा देगी दवाइयों को लेकर। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा? 104 पे जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है उनको डायल करना पड़ेगा, तो जो घर पहुंच सेवा है मेडिसिन की वो वहां पर मिल सकती है। ठीक है, सो अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है कि जो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है, इफ दिस मेडिसिन इज अवेलेबल विद इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट में अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर से मान लीजिए उनके कोई लोकल सिटी लेवल पे या टाउन लेवल पे या विलेज लेवल पे वो मेडिसिन नहीं है, पर ये पता चला कि हाँ जिले में कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में है, तो वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो दवाई का जो मतलब पहुंच है वो उसको करवाएं किसी भी पेशेंट तक। ठीक है, 48 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम अदर प्लेसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दूसरी जगह से हम लोग अगर मंगवा रहे हैं तो वहां पर 48 आवर्स में वो दवाई का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू द पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 4000 MPWs मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पूरे स्टेट में से यहाँ पर उनको डायरेक्टली इस सर्विस में इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी आसाम गवर्नमेंट, जहां पर आसाम की कैपिटल के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो वो है दिसपुर। जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीश मुखी। तो ये आप पूरा मैप देख सकते हो असम का, विच इज कोटेड हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन, पृथ्वी संधि पर हस्ताक्षर, विश्व व्यापार संगठन का गठन या फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा यूएन चार्टर है वो साइन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो हस्ताक्षर, चार्टर के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पर हुए थे,
और ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की सालगिरह को चिन्हित किया था यहाँ पर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे है ना, ये मनाया गया था जो अभी 2020 में, तो इसको क्यों स्पेशल था? ये दो रीजंस की वजह से ये स्पेशल था। ठीक है, पहली बार 25 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है वो मनाया गया था। 2019 में महासभा ने 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये पहली बार था जब हमने ये इवेंट को अभी एंजॉय किया है। दूसरी बात ये थी कि 2020 के अवलोकन में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की मील का जो पत्थर यानी कि जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर जो है वो रखा गया था, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर किया हुआ था, एंड दैट इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उसकी वजह से ये जो हम लोग ऑब्जर्वेशन है ना, आपका जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे का जो ऑब्जर्वेशन है वो रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन टू योर इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे और सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार जितने भी हमारे 50 या बेसिकली जो 50 नेशंस हैं, 50 देशों की जो प्रतिनिधि हैं वो इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर ये सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं उनके द्वारा एक संगठन स्थापित किया जाए जो विश्व में शांति बहाल करेगा और युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था पर नियम निर्धारित यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो सम्मेलन 2 महीने तक चला। उसकी जो पहली बैठक है 2 महीने के बाद में, वो 26 जून 1945 को सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, सो यहाँ पर पोलैंड जो है उन्होंने जो है उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस में वहां पर साइन नहीं किया था, बट देन उन्होंने साइन किया हुआ है, बिकमिंग द 51st नेशन इन द फाउंडिंग मेंबर लिस्ट। ओके, चलिए, सो ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2020। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1945 में, और जो महासचिव है यहाँ के उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी जो है वो बन गया है सबसे पहला स्टेट, या हम कह सकते हैं यस, इट इज द फर्स्ट स्टेट जहां पर इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स जो है वो अब देखी जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरनेट का यूज नहीं होगा, इंटरनल कनेक्टिविटी के थ्रू ये पहला स्टेट है जहां पर जो केसेस हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो हर्ड की जाएगी, या उसकी जो सुनवाई है, ठीक है, जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट व जिला अदालत में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुकदमे की जो सुनवाई है वो की जा सकेगी। और कोर्ट की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही एक सॉफ्टवेयर है जो वो तैयार किया गया है, तैयार करके यह लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जो बेसिक रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसी को कंबाइन करके ये जो अभी लॉन्चिंग है सॉफ्टवेयर की वो की हुई है। ठीक है, सो इस स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो उसकी जो सुनवाई है, मतलब जो भी केस है उसकी सुनवाई की जा सकेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं स्टेट के वहां पर। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी एज आई टोल्ड यू अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसी में से ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है, और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये अलग अलग स्टेट्स में भी अब इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, सो यहाँ पर फैसिलिटी कंप्लीटली सेफ है, इसका कोई भी ऐसा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स नहीं होना है, और जो बेसिक रिसोर्सेस है उसी के द्वारा इसको बनाया हुआ है, तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी नहीं लगी है। बहुत ही लो कॉस्ट लेवल पे ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है फॉर द वर्चुअल कोर्ट प्रोसेसेस। 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है ना? डीकंजेस्टेंट मतलब जो हम लोग नेजल स्प्रे करते हैं, जो आपका म्यूकस है या कोई भी अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर करने के लिए, तो वो किसके द्वारा अभी विकसित किया गया है ये हमें बताना है। CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। सेकेंड है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो ये अभी डिजाइन किया हुआ है या ये जो विकसित है वो किया हुआ है किसके द्वारा? CSIR के द्वारा।
ठीक है, CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा ये कंजेस्टेंट जो है वो अभी डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो लखनऊ का जो यूनिट है हमारा, उन्होंने इसको इस स्प्रे को अभी डिजाइन किया है, जहां पर जो फेस मास्क लगाए जाते हैं, ठीक है, कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए जो अभी फेस मास्क का यूज किया जाता है, तो वहां पर उसको काफी टाइम तक लगाने के बाद में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, या जो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी या जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें कंजेशन पैदा होता है या फिर वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं होता है रेस्पिरेशन सिस्टम, तो वहां पर उस स्प्रे के थ्रू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है वो हटा दी जाएंगी, या कोई भी व्यक्ति बहुत इजीली जो है वो ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, फेस मास्क को पहनने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो ह्यूमिडिटी इकट्ठी होती है मास्क के अंदर, वो वापस से लंग्स में जाती है। ठीक है, सो दिस रिपीटेशन होता है इस प्रोसेस का, जिससे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और एक जो है मतलब अजीब सा एक म्यूकस कंटेंट लगता है आपको गले में, नाक में, हर जगह। तो उसको क्लियर करने के लिए एक डीकंजेस्टेंट जो स्प्रे है वो अभी डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पौधों पर आधारित तेलों का एक अच्छा मिश्रण के द्वारा ये जो हर्बल कंजेस्टेंट है वो बनाया हुआ है। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। कोई भी यहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो आयुर्वेद के जो उत्पाद हैं, उनके सिद्धांतों पर आधारित उनके सिद्धांतों के आधार पर ये विकसित किया गया है, और इसमें पारंपरिक शास्त्रों में बताई गई सामग्री शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा जो विंड पाइप होता है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा, जो भी म्यूकस या जो कफ इकट्ठा हो जाता है उसको हटाने में ये मदद करेगा, जो कि इजी रेस्पिरेशन को करने में या प्रोसेस करने में, या रेस्पिरेशन को जो है वो इजी कर पाएगा, क्लियर कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, सो मास्क कंटिन्यूसली पहनने से या बहुत ज्यादा एक्सेसिव उसका यूज करने से स्ट्रेस होता है, या अलग से आपका हेडेक या जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इस स्प्रे के थ्रू वो सारी चीजें जो है वो वहां पर सॉल्व की जा सकेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया गया है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक, चलिएगा। 9th क्वेश्चन है कि ग्रिम वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया है, वो एक क्या थे? बल्लेबाज, लेखक, फिल्म निर्माता, या फिर शतरंज खिलाड़ी? तो यहाँ पर जो ग्रीम वॉटसन है वो एक बल्लेबाज थे, एक हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर थे, हु वॉज फ्रॉम विच टीम? ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 25 अप्रैल 2020 को ग्रेम वॉटसन, जो कि हमारे पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर रहे हैं, तो कैंसर हो गया था उनको, जिसकी वजह से उनकी जो मृत्यु है वो हो गई है 75 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक प्लेयर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है फॉर ड्यू टू कैंसर। सो ही इज ग्रेम वॉटसन, जिनके बारे में अभी हमने बात की। 10th क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की पूर्वानुमान के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? ठीक है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, या फिर IIT पुणे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ठीक है, ये जो प्रकृति है ये एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड है, जहां पर कोविड-19 की पूरी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो पाएंगी। ठीक है, तो ये एक मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड है जिसका नाम है प्रकृति। इसका फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, यह IIT दिल्ली में के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है, जो कि भारत में कोविड-19 मामलों के विस्तृत राज्यवार और जिलेवार विवरण देगा। ठीक है, 3 हफ्ते आगे का ये अनुमान देगा, और हर हफ्ते इसमें दी गई जानकारी जो है वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर बॉडीज हैं, लोकल और केंद्र की अथॉरिटी को कोरोना से बचाव की यहाँ पर प्लानिंग में मदद देगा ये हमारा वेब पोर्टल। ठीक है, ये एक पहला ऐसा पहल है, ठीक है, ये एक पहलू है रादर, जो कि रिप्रोडक्शन नंबर RO, यानी कि उन मरीजों की संख्या जिन्हें यह बीमारी सिंगल इन्फेक्टेड शख्स से हुई है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल सकेगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, सो प्रकृति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये एक यूनिट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, ये दूसरा यूनिट है, और विश्व संस्थान संगठन WHO, ठीक है, इन तीनों यूनिट्स से मिलकर, या जो डेटा है वो तीनों यूनिट्स से यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि प्रोवाइड करेगा हमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोविड पार्ट, कि कितने व्यक्ति इन्फेक्ट हुए हैं एक सिंगल इन्फेक्टेंट से। ठीक है, सो यहाँ पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस वालों के लिए एक बहुत एक जो हेल्प है वो वहां पर हो जाएगी, जहां पर उन लोगों को लोकल और सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा जो है मतलब ऑल द ऑफिशियल्स हु आर ऑफ द सेंट्रल एंड लोकल अथॉरिटीज, उनकी प्लानिंग में किस तरीके से उन लोगों को अपना रिसोर्स एलोकेशन करना है, किस तरीके से आगे कोविड के केसेस को हैंडल करना है, वो इनको यहाँ पर एक बहुत सहूलियत हो जाएगी वो सारी चीजें ट्रैक करने के लिए। ठीक है,
सो यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड है ये पूरा एक मैथमेटिकल मॉडल पर तैयार किया गया है और इसको तैयार करने के लिए हर जिले की जो जनसंख्या है, दो जिलों के बीच में जो दूरी है, जिलों में पहुंचने वाले जो टूरिस्ट हैं और शुरुआत में संक्रमित होने वाले जितने भी मरीज हैं उनकी संख्या का जो डेटा है वो यहाँ पर इस्तेमाल अभी किया गया है। ठीक है, यह ये भी बताएगा कि लॉकडाउन कहाँ पर है। ठीक है, और लेवल 0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लॉकडाउन नहीं है, केवल अगर 1 रहता है तो अभी की स्थिति क्या है, और लॉकडाउन अगर 2 है तो सख्त स्थिति जो है वो वहां पर फॉलो की जानी है। ठीक है, लेवल 0 मीन्स नो लॉकडाउन, लेवल 1 इज नाउ द स्टेटस इज ओके एंड लॉकडाउन 2 मीन्स मोर हार्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड है दिस पर्टिकुलर वेब पोर्टल जो कि अभी IIT दिल्ली के द्वारा रिलीज किया गया है। चलिए, अब ये हमारा दूसरा सेक्शन है इस सेशन का, जहां पर ये एक मध्य प्रदेश का मैप आप देख पा रहे होंगे और एक लोकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 हिंट आपको दी हुई है कि यह मध्य प्रदेश के पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है और यह क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है चुटका। चुटका जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है वो इसके बारे में यहाँ पर बात की हुई है, जो कि कहाँ पर है, ये है हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके पास ये स्थित है। ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है वो वहां पर की जा रही है 700 मेगावाट रिएक्टर्स के द्वारा। ठीक है, विच इज इन चुटका न्यूक्लियर प्लांट, और 17,000 करोड़ का जो पूरा निवेश है वो यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा फॉर दिस न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, लैंड के एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करीब से करीब 700 हेक्टेयर लैंड जो है वो यहाँ पर एक्वायर किया गया था इस प्लांट को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर आपका जो 640 हेक्टर्स है वो वहां पर पूरा प्लांट साइट डेवलप करने के लिए किया गया था, और जो बचा हुआ हमारा 67 जो हेक्टर्स है वो वहां पर टाउनशिप डेवलप करने के लिए वहां पर जो है वो रखी गई थी। ठीक है, या फिर उसको वहां पर एक टाउनशिप या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाने के लिए वहां पर उसको सेटअप किया गया था। ठीक है, सो दिस इज योर चुटका न्यूक्लियर प्लांट जो कि कहां पर है, दिस इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए गाइस, सो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एमपी का एक लोकेशन डिस्कशन था विद द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस जरूर दें ताकि मैं आप लोगों को और बेस्ट चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, डेली हमारी 8 बजे क्लासेस रहेंगी, तो आप लोग डेली बेसिस पे प्लीज इस सीरीज को फॉलो करें। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।